बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया लंबे इलाज के बाद घर लौट आई हैं। बुधवार की शाम 7:22 पर अपने गुलशन मौजूद आवास फिरोजा वो पहुंची और इससे पहले शाम करीब 7 बजे वो एवर केयर हॉस्पिटल से अपने घर के लिए रवाना हुई। तो बांग्लादेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लंबे इलाज के बाद अब घर लौट चुकी हैं खालिदा जिया, जो कि बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। कल शाम 7:22 पर वो अपने घर पहुंची। अस्पताल से अपने घर के लिए वो 7 बजे रवाना हुई। एवर केयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बढ़ते आगे, संयुक्त राष्ट्र की टीम ढाका पहुंचेगी। 3 सदस्यीय टीम आज ढाका पहुंचेगी। प्रदर्शनकारियों की हत्याओं की जांच की जाएगी। छात्रों पीड़ितों से भी मुलाकात की जाएगी और अंतरिम सरकार के साथ चर्चा भी करेगी। संयुक्त राष्ट्र की टीम आज ढाका पहुंच रही है। ढाका में जाकर जितने भी पीड़ित हैं उनके साथ चर्चा करेगी। सरकार के साथ, जो कि अंतरिम सरकार, नई सरकार का गठन हुआ है, उसके साथ भी चर्चा की जाएगी और प्रदर्शनकारियों की हत्या के मामले की अब जांच करेगा यूएन। छात्रों पीड़ितों से भी मुलाकात की जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है सामने। अब यूएन ढाका पहुंचेगी, यूएन की टीम, और पीड़ित छात्रों से मुलाकात करेंगी और हत्या जितनी भी हुई है उन सब की जांच भी अब यूएन करेगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही प्रदर्शन का दौर वहां जारी है। ढाका में अलग अलग संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान और पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिस ढाका यूनिवर्सिटी से बांग्लादेश में बवाल शुरू हुआ था, वहां फिर हंगामा शुरू हो गया। मेडिकल स्टूडेंट्स ने ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। यूनिट सरकार के सामने अपनी कई मांगे रखी। बांग्लादेश में जो बवाल हुआ, उस बवाल की वानगी अभी भी साफ तौर पर सड़क पर देखी जा रही है। ये आप देखेंगे तो ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास की तस्वीरें हैं। ये प्रधानमंत्री पूर्व जो बांग्लादेश की थी, शेख हसीना, उनका ये फोटो है। उसके ऊपर जूते चप्पल की माला पहना दी है। प्रदर्शन में ज्यादातर रिक्शा और ऑटो चालक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका नीति लागू करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों से जब वहां हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसे किसी भी बात से साफ इनकार कर दिया। हम लोग मुस्लिम और सब एक भाई है, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम लोग मुसलमान हैं, तब भी हम लोग पर हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, ये कई जगह से खबर आ रही है। नहीं अटैक हुआ। और अगली बड़ी खबर भी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने अलकायदा के आतंकी मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया है। अलकायदा से जुड़ा है असरुल्लाह बांग्ला टीम। आतंक से जुड़े सभी मामलों में अब इसे जमानत दे दी गई है। बांग्लादेश में जसीमुद्दीन रहमानी को अब सभी मामलों में जमानत दे दी गई है। रहमानी का संगठन अलकायदा से जुड़ा रहा है। रहमानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख भी है और कई बार भारत विरोधी बयान भी दे चुका है। भारत के खिलाफ कई बार इसकी तरफ से बयान जारी किए गए हैं, लेकिन अब इसे सभी मामलों में जमानत दे दी गई है, रिहा कर दिया गया है। लगता है बांग्लादेश की यूनिट सरकार अलकायदा जैसे आतंकी संगठन पर मेहरबान हो गई है। तभी तो अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली सरकार ने अलकायदा से प्रेरित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को कासिमपुर हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम अलकायदा से जुड़ा हुआ है। भारत में अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में असम में कई मॉडल का भंडाफोड़ किया गया। 18 अगस्त को बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया है। काशिमपुर जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक सुब्रत कुमार बाला के मुताबिक रहमानी को रविवार दोपहर करीब 1:15 पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी पर दायर किए गए सभी मामलों में जमानत मिल गई थी। रहमानी को 12 अगस्त 2013 को बरगुना में लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 30 दूसरे गुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया था। 2013 में गिरफ्तारी के बाद से ही रहमानी जेल में था। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद उस देश की असल हकीकत दिखाना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पसंद नहीं आया, तो उस पर भी बैन कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार की फेहरिस्त लगातार बढ़ती ही जा रही है। हिंदुओं के सैकड़ों घरों को आग के हवाले कर दिया गया तो सैकड़ों हिंदुओं को मार डाला गया। बांग्लादेश चैनल सोमोई टीवी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को प्रमुखता से दिखाया। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के असल चेहरों को पूरी दुनिया ने देखा।
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी तो लगा हिंदुओं पर अत्याचार कम होंगे, लेकिन पहले सीधे हिंदुओं को मौत दी जा रही थी, अब उन्हें भूखा मारने के लिए नौकरियां छीनी जा रही हैं। बांग्लादेश चैनल सोमोई टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इसलिए यूनुस सरकार ने इस चैनल को ही बैन कर दिया। सोमोई टीवी बांग्लादेश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है। इस चैनल से 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। एक झटके में 1000 लोगों की नौकरी चली गई। सोमोई टीवी के 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। सोमोई टीवी में काम करने वाले कई पत्रकारों और उनका समर्थन करने वाले अन्य लोगों का चैनल के बंद होने और निलंबन के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान सरकार को बिल्लियों को पकड़ने के लिए 12 लाख का आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम को चावल और दूध के लिए 300 से 400 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है, तो शहबाज की सरकार अब गधों के जरिए अर्थव्यवस्था सुधारने में जुटी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या है 5 नए प्रहार, देखिए रिपोर्ट। दहशत और मजहब की नींव पर खड़ा पाकिस्तान अब कंगाली के डेड एंड पर पहुंच चुका है। दुनिया भर में दहशतगर्दों की सप्लाई करने वाले जिन्ना लैंड का खाता अब कुछ ही दिनों में फ्रीज होने वाला है। ड्रैगन की भीख और IMF के कर्ज को पहिया बनाकर जो पाकिस्तान अब तक अपना दाना पानी का इंतजाम कर रहा था, अब उस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। आर्थिक तंगी से परेशान पाकिस्तान की अब आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। IMF ने अब पाकिस्तान को न सिर्फ खर्च के हिसाब मांगा है, बल्कि कटोरा लेकर आर्थिक मदद मांगने आए पाकिस्तान के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया है। पाकिस्तान अब तक IMF से 6.28 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है। 4 महीने पहले ही IMF ने पाकिस्तान को 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा था कि इन पैसों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन अब हर बार की तरह मदद भी आतंकियों और दहशतगर्दों पर खर्च कर दी गई। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें 300 रुपए तक पहुंच गई हैं। बैंकों के पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा।